आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा घर वालों से यही निवेदन है, मेरे भाइयों से। मेरा एक लड़का मनीष छोटा है, अभी 3-4 महीने का हुआ है। थोड़ा उसको कुछ चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। चलो मेरी वाइफ तो ऐसे निकल गई, मेरी पत्नी तो गलत निकल गई। छोटी छोटी बातों को लड़ पड़ती है, लेकिन आज ऐसा समय आया कि आज मेरे को मानना पड़ रहा है। मेरा एक लड़का है मनीष, उसका ध्यान रखना भाई। आज मैं इस जो भी आपके सामने आज बात कह रहा हूँ मैं, वो बिल्कुल सच है और मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। आज मैंने सुसाइड करने का आज विचार किया, क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं जीने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं जीना ही नहीं चाहता हूँ। मैंने कभी वो किसी को दुख दिया ही नहीं, फिर मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों आ रहा है भाई? मैंने सभी का भला सोचा है, क्यों सब अपनी अपनी कमाई खाता है और अपने अपने कमाता है, अपना अपना पेट भरता है। फिर भी मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, नहीं सोचना चाहता हूँ। मेरे भाई लोग समझे सोचे, और जो ये औरतें हैं, लड़कियां आजकल की, इनके चक्कर में ना आए, क्योंकि मैं आके इतना फंसा हूँ कि मैं किया तो मैं सही हूँ, लेकिन आज मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं मेरा घर गृहस्थी बसाने के चक्कर के अंदर मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने पहले सही सोच समझ कर शादी की थी। 2.5 लाख उनको मैंने नगद दिया था, 2 लाख तो मैंने एक साथ दिया था। किसी से मांग के लाया था, 50 किसी लिया, 10 किसी से भी लिया, 20 किसी से भी लिया। मांग कर मैंने 2 लाख इकट्ठे किया। और पहली शादी हुई थी मेरी उजोली, जो पास में गांव पड़ता है। तो 2 लाख में वो माने नहीं, 50,000 मैंने अलग से दिए थे। 10 कभी 5 कभी ऐसे करके उनको 2.5 लाख पहुंचाए। और ये तो उनका खर्चा मांग की उनकी, कि आप 2.5 लाख रुपए देवो तो हम शादी आपकी, हम आपको लड़की देंगे। तो मैंने उस चक्कर में आके, चलो ठीक है पैसे तो और कमा लेंगे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा कि हमारे साथ गलत हो जाएगा। 18 की बात है, 2018 के महीने मेरे 6,30,000 रुपये खर्च हुआ था उस शादी में। तो वो भी मेरी पत्नी मेरे साथ गलत बर्ताव की, और मेरी वो पहले वाली भी सासू अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं जब भी जाता मेरे साथ मारपीट करती और 1-2 बार मारने की धमकी भी दी। तो मैंने उनसे फैसला किया, रुपनगढ़ थाने में आके फैसला किया था। उस टाइम विष्णु साहब थे थानेदार अधिकारी, उनसे बातचीत करके ये फैसला कराया, वरना मेरे तो मौत उस दिन आ गई होते थे। भाई मैं इस शादी से परेशान होकर उसको छुटकारा किया। छुटकारा करने के बाद चलो मैंने सोचा 6,30,000 रुपये गए तो गए, और कमा लेंगे पैसे। तो अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो पत्नी और आ जाएगी, दूसरी शादी कर लेंगे। अच्छा इंसान, गुणवान इंसान हम सोच के लाते, लेकिन वैसा निकलता नहीं। मैंने भी अच्छा सोच के लाया था, लेकिन आज मेरी जिंदगी नरक बन गई। मैं मरता नहीं, आज मेरे एक लड़का भी है छोटा जी, उसको छोड़ के जा रहा हूँ मैं। जोधपुर फोन करने पर टोका तो भाभी ने मार डाला। हत्या के बाद नंद का शव लोहे के बक्से में डाला, ऊपर से बिस्तर रखा, सड़ांध से खुला राज, भाभी गिरफ्तार। जोधपुर शहर के निकटवर्ती झंवर के बड़लिया गांव में एक महिला ने अपनी नंद की कुल्हाड़ी से हत्या कर शव को लोहे के बक्से में डाल दिया। भारत लाए जाने के बाद आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 में रहेगा नीरव मोदी।
लेकिन ब्रिटेन से लाने में लग सकते हैं 12 महीने। उदयपुर के बलीचा में हुआ भीषण सड़क हादसा, बस और कार की टक्कर के बाद कार में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। उदयपुर के बलीचा में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद कार में लगी आग। उदयपुर के बलीचा हाईवे पर शुक्रवार को चलती कार में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना बलीचा हाईवे पर बने हनुमान जी के मंदिर के नजदीक हुई थी, जहां बस और कार में टक्कर हो गई, जिसके बाद कार के इंजन से धुआं उठने लगा। कुछ ही देर में धुएं ने आग का रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते पूरी कार को अपने आगोश में ले लिया। चोर गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे। सीमेंट फैक्ट्री आवासीय कॉलोनी में वारदात को दिया था अंजाम। पाली के रास थाना क्षेत्र में संचालित होने वाली बानगढ़ सीमेंट फैक्ट्री की आवासीय कॉलोनी में फरवरी महीने में सैकड़ों की संख्या में हुए पंखे चोरी के मामले में पुलिस की ओर से राजफास करते हुए एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। तैयार है राजस्थान का रण, बिछ चुकी है चुनावी बिसात, मोहरे भी है तैयार। इस बार उपचुनाव में किसकी होगी नैया पार? कौन होगा विधानसभा से बाहर? देखिए राजस्थान उपचुनाव की पल पल की अपडेट। अलवर के शाजापुर में राजस्थान हरियाणा सीमा पर नए कृषि कानूनों के विरोध में 124 दिन से किसान लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो वहीं शुक्रवार को किसानों पर मौसम की मार पड़ी। दोपहर बाद अचानक मौसम में हुए बदलाव के कारण आंधी तूफान चले व तेज बारिश हुई। ऐसे में किसानों के टेंट, सामान, बर्तन, गद्दे हवा में उड़ गए व गीले हो गए। किसानों को खासी दिक्कत हुई। काफी देर तक किसान हवा में इन गद्दों व सामानों को बटोरते रहे व पकड़कर खड़े रहे, लेकिन उसके बाद भी हवा तेज होने के कारण किसान पर मौसम की मार पड़ी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी किसानों के गद्दे, टेंट हवा में उड़ गए थे, जिसके बाद किसान संगठनों व किसानों ने मिलकर फिर से टेंट लगाए थे, लेकिन अचानक मौसम की मार किसानों पर भारी पड़ रही है। किसान खासे परेशान हैं। आंधी तूफान व बारिश के चलते किसानों ने अपने सभी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए। जान है तो जहान है, तो जान की रक्षा करना हम सब करते रहे और सरकार कोई कमी नहीं रख रही है, ना कमी रखेगी, ना पहले रखी थी। पहले भी हमने एनजीओ की सहायता से और प्रदेशवासियों के सहयोग से हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई भूखा नहीं सोएगा। मुझे खुशी है, कहते हुए गर्व है कि प्रदेशवासियों ने वही व्यवहार किया। आगे बढ़ बढ़ करके कच्चा खाना, पक्का खाना सबको खिलाया गया, पैकेट बांटे गए। विधायकों को हमने कहा, उन्होंने अपने फंड से पैकेट दिए परिवारों को। सरकार ने भी गेहूं भी, दालें भी दी फ्री, और 35 लाख लोगों को मैंने बार बार उनके खाते के अंदर हम लोगों ने पहले 1000, फिर 1000 और फिर 1500 और फिर अभी मैंने हाल ही में 1000 रुपये और उनके खाते में हमने ट्रांसफर किए हैं। 21 और हम देंगे उनको। परंतु फिर भी आजीविका की जो चुनौती हमारे सामने है वो सब जानते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा किस प्रकार आजीविका चलती रहे, उनको तकलीफ नहीं हो, क्योंकि तकलीफ उसको होती है जो सुबह शाम कमा के खाता है। बाकी लोग तो फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, खर्चे कम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस संकट की घड़ी के अंदर सहयोग सबने किया है, पर गरीब आदमी की स्थिति बहुत खराब होती है। हमारा पूरा ध्यान प्रदेशवासियों की समस्याओं पर है। आप निश्चिंत रहें, पूरी तैयारी हमारी अब भी है। आप देख लो, ऑक्सीजन की मांग महाराष्ट्र कर रहा है केंद्र सरकार से, आप हवाई जहाज से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करो महाराष्ट्र के अंदर। और केंद्र सरकार ने भी फैसला किया आज कि बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट करेंगे ऑक्सीजन को बाहर के मुल्कों से आयात करेंगे। तो बिना ऑक्सीजन तो आप सोच सकते हो क्या स्थिति बन सकती है। जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ पूरी मिल नहीं पा रही है।
इतनी मांग बढ़ गई है। और दवाइयों के साथ में जो हालात बने हैं, तो दवाई हो चाहे ऑक्सीजन हो, कितनी हम बढ़ा दें संख्या, उसके बाद में अगर संख्या बढ़ती जाएगी मरीजों की, तो एक तरफ कैजुअलिटी ज़्यादा होगी, लोग तकलीफ पाएंगे, क्योंकि पोस्ट कोविड में स्थिति अच्छी नहीं रहती है। कोविड ठीक होने के बाद में भी काफ़ी महीनों तक तकलीफ रहती है व्यक्ति को, सांस लेने में के अंदर भी, चलने के अंदर भी कई तरह की प्रॉब्लम रहती है। तो ये कोरोना हो ही क्यों, बचावी उपाय है, ये दिमाग में रखें हम सब लोग। और किसी विशेषज्ञ ने कहा है कि कोरोना की लड़ाई जो है, महामारी की लड़ाई अस्पतालों में नहीं लड़ी जाती है, ये मैदान में लड़ी जाती है। उसके मायने हैं मैदान में, घरों में हम सब जो है किस प्रकार से जो प्रोटोकॉल है कोरोना का बचाव का, किस प्रकार से हम लोग मास्क लगाएं, किस प्रकार से हम लोग हाथ को बार बार धोएं, किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग रखें। इलाज है ये, वैक्सीन की तरह ये प्रभावशाली होता है मास्क लगाना। वैक्सीन में कुछ कमी हो गई केंद्र में, वो भेज दे रहे राज्यों को, हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हम संपर्क में केंद्र सरकार के, उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन आती जाएगी, हम लगाते रहेंगे। वैक्सीन लगने के बाद में कम से कम जिंदगी जाने का खतरा खत्म हो जाता है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।